बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र, सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था चैप्टर की वीडियो लेकर आए हैं और इसमें मैंने आपसे 15 क्वेश्चन पूछे हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट में बनाऊंगा और मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि अगर किसी वजह से आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं और दूसरी पूरी वीडियो को देखते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले 6 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। मेरा दावा है कि मेरी वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का विवरण क्या कहलाता है? जो सरकार को अनुमानित प्राप्ति होती है और अनुमानित व्यय होता है वो क्या कहलाता है? ए राजस्व व्यय, बी पूंजीगत व्यय, सी सरकारी बजट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है सी सरकारी बजट। बच्चों सरकार का अनुमानित खर्चा और अनुमानित आय इनका जो योग है वो सरकारी बजट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से दूसरे वर्ष की 31 मार्च, 1 अप्रैल से दूसरे वर्ष की 31 जनवरी। उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है बी, यानी 1 अप्रैल से दूसरे वर्ष की 31 मार्च ये वित्तीय वर्ष है। बच्चों इसे हम लेखा वर्ष भी कहते हैं। बेसिकली हमारे देश में जनवरी से कैलेंडर शुरू होता है सभी के लिए। जो बिजनेसमैन है, सरकार है, बैंक है, इनके लिए जो वर्ष की शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल से होती है और ये 31 मार्च तक रहता है। इसे बच्चों वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष के नाम से जानते हैं। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं बच्चों आपसे लगातार बता रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इनके नोट्स भी उतारते रहें। साथ ही सरकारी बजट के 2 भाग बताइए। बच्चों सरकारी बजट के 2 भाग कौन से हैं? राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। राजस्व तथा पूंजीगत बजट। उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी राजस्व तथा पूंजीगत बजट। किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार सारे देश का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है? यानी कि हमारे देश का लेन देन का जितना विवरण है इस केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत तय करती है? अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 125। उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत सरकार को ये अनुमति दी गई है कि वो पूरे देश का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करे? तो सही आंसर है बी, अनुच्छेद 112। अब मैं आपसे बता दूं, केंद्र सरकार सारे देश का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है। इसे बच्चों केंद्रीय सरकार का बजट कहा जाता है। यानी कि जो वित्तीय विवरण तैयार करती है उसे केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। और भारत सरकार के लिए हर वर्ष संसद के सामने जो बजट तय किया करता है, बजट बनाती है, उस बजट को लोकसभा और राज्यसभा के सामने पेश करना होता है। और बच्चों मैं बता दूं, बजट जो है एक लेखा वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए तैयार किया जाता है। समझ गए बच्चों? और बजट तुम अपने घर पे अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हैं क्या है बजट। बजट से अभिप्राय यह है कि एक महीने में आपके पापा की जब तनख्वाह आती है तो उस तनख्वाह का पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है, ये सब जो है उसका विवरण जो है बजट है। कहाँ कहाँ से आमदनी होने की उम्मीद है और कहाँ कहाँ उस आमदनी का खर्च है, इसको बजट कहते हैं। हर महीने इतने रुपए किराए वाले के जाने, इतने का बिजली का बिल है, इतने राशन वाले के जाने, इतने की ट्यूशन की फीस जानी है, ये सब क्या है? ये बच्चों जो है बजट कहलाता है। और ये तो घर का बजट हुआ। और जो देश का बजट है, सड़कों का निर्माण कैसे करना है, एयरपोर्ट कैसे बनाने हैं और किन फैक्ट्रियों को लोन देना है, किन से लोन वसूलना है, ये सारा का सारा जो है क्या कहलाता है? वित्तीय वितरण कहलाता है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकार अपने लिए बजट तैयार करती हैं? बच्चों केंद्र सरकार अपने लिए अलग बजट तैयार करती है, राज्य सरकारें अपने लिए अलग बजट तैयार करती हैं। संविधान में इसका साफ साफ प्रावधान है। अनुच्छेद 120 के तहत, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 202। उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 202। तो आप इसे कुछ ऐसे याद कीजिएगा, 112 केंद्र सरकार,
202 राज्य सरकार, यानी कि अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार बजट तय करती है, तैयार करती है, और 202 के तहत राज्य सरकारें अपना बजट तैयार करती हैं। और प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का वार्षिक वित्तीय वितरण तैयार करती हैं। इसे राज्य सरकार का बजट भी कहा जाता है। और राज्य सरकार के लिए हर वर्ष राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के समक्ष बजट रखना आवश्यक होता है। यानी कि जो राज्य की सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, तो इन सरकारों को क्या करना होता है, या पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, जो बजट तैयार किया है उसे विधानसभा या विधानमंडल के सामने रखना होता है कि भाई हमें इन जगह से पैसे की आमदनी की उम्मीद है और इन मदों पर हम पैसा खर्च करने वाले हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट का क्या उद्देश्य है? आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण करना, संसाधनों का पुनः वितरण करना, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन करना, उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। अब बच्चों ये जो 3 पॉइंट हैं इन्हें मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, यानी कि देश में जो संपत्ति है, जो आय है, उसका इस तरीके से न्यायपूर्ण बंटवारा करना चाहिए जिससे कि सामाजिक न्याय हो, जो भारत जैसे कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों इसमें ऐसा बजट में आय और संपत्ति को इस तरीके से बंटवारे की व्यवस्था करनी होती है जिससे कि गरीब का भी हित हो और उसमें बड़े लोगों को भी ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। यानी कि देश के हर एक समाज को ध्यान में रखते हुए जो सरकार को होने वाली आय है उसको दोबारा लोगों पर खर्च किया जाए। दूसरा, संसाधनों का पुनः वितरण। अपने बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करती है जिससे कि अधिकतम लाभ, समाज कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। यानी कि देखो, लाभ भी ज़्यादा से ज़्यादा हो और समाज का फायदा हो, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके। क्योंकि देखो, अगर हम सिर्फ लाभ के उद्देश्य से काम करेंगे तो उसमें जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका हित छूट जाएगा। लेकिन हमारा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है और हमें समाज कल्याण को साथ रखना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम संसाधनों का पुनः वितरण करें कि लाभ भी मैक्सिमम हो और समाज का कल्याण भी हो। इन दोनों को बैलेंस करके चलें। यानी कि जिन चीज़ों पर लोगों को, गरीब लोगों को सख्त ज़रूरी है, जैसे मतलब कैंसर की दवाएं हैं या खाद्य सामग्री हैं, उन्हें सस्ते रेटों पे करा जावे, और जिन चीज़ों को, जो लग्जरी चीज़ें, उन पर रेट बढ़ा दिए जावें, जैसे शराब है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इन पर थोड़े प्राइस ज़्यादा कर दिए जाएँ, थोड़ा टैक्स बढ़ा दिया जाए, तो उसमें बैलेंस किया जा सकता है। अगला है बच्चों, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। बच्चों क्या होते हैं? बच्चों सार्वजनिक उद्यम है फैक्ट्रियां, कंपनियां, इन्हें हम जो है सार्वजनिक उद्यम कहते हैं। जैसे सरकारी रेल है, एयर इंडिया था, सरकार की शुगर मिल हैं, इसके अलावा नवरत्न कंपनियां हैं, ONGC है, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रियां, कंपनियां हैं जो सरकार के उद्यम हैं। और बच्चों ये जो सरकारी उद्यम हैं, इनका मैनेजमेंट करना सरकार का कार्य, और किस प्रकार इनका मैनेजमेंट करें और इनको किस प्रकार गति दें, इनमें किस तरीके से विकास करें कि जिससे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और सरकार की आय बढ़े। क्योंकि सरकार को आय बढ़ाने पर ही अपने खर्चों को बैलेंस कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, सरकार की रिजर्व बैंक से ऋण लेने की स्थिति क्या कहलाती है? बच्चों सरकार को जब रिजर्व बैंक से ऋण लेना पड़ता है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मुनाफे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था, पूंजीवादी वित्त व्यवस्था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है घाटे वाली वित्त व्यवस्था। अब हम घाटे की वित्त व्यवस्था के बारे में समझ लेते हैं। यदि राजकोषीय अनुशासन का पालन नहीं किया जाता, यानी कि राजकोष को सही तरीके से नहीं तैयार किया जाता, तो अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें सरकारी व्यय यानी सरकारी खर्च सरकारी आय यानी सरकारी आमदनी से ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को रिजर्व बैंक से उधार लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। इसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं, जिसके कारण देश में अधिक नोट छापे जाते हैं। और बच्चों अधिक नोट छापे जाने से मुद्रा अपस्फीति की स्थिति हो जाती है, यानी मुद्रास्फीति की स्थिति हो जाती है। और जब मुद्रास्फीति की स्थिति हो जाएगी, ऐसे में बच्चों वस्तुओं के रेट बढ़ जाएंगे
और जो मुद्रा का लेवल है, करेंसी का जो मान है वो डाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बजट प्राप्तियों में कौन कौन से अंग हैं, यानी बजट प्राप्ति के कौन कौन से अंग हैं। एक, राजस्व प्राप्तियां, दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां। उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। अब बच्चों मैं आपसे बता दूं, बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय बजट प्राप्तियां कहलाती हैं। और बजट प्राप्तियों की दो मदें हैं, एक तो राजस्व प्राप्तियां और दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां। इनको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा अगले क्वेश्चनों में। राजस्व प्राप्तियों से क्या विशेषताएं हैं। ए, इन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती। बच्चों ये देयता लिखा गया, देयता उत्पन्न नहीं होती। जैसे कर, यानी कि सरकार को किसी को कुछ चुकाना नहीं पड़ेगा, कुछ देना नहीं पड़ेगा। दूसरा, इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती। परिसंपत्तियों में कमी का मतलब यह है कि जो सरकार की प्रॉपर्टी है वो घटती नहीं है। ऐसी जो प्राप्तियां हैं उन्हें हम उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर है उपरोक्त दोनों। तो इसकी परिभाषा देख लेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। सरकार की राजस्व प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां, मौद्रिक मतलब पैसे से, जिनके कारण न तो कोई देयता उत्पन्न होती है और न ही परिसंपत्तियों में कमी होती है। ना तो सरकार को किसी को कुछ देना पड़ता और ना सरकार की जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई कमी होती है। ऐसी जो प्राप्तियां हैं बच्चों उन्हें हम राजस्व प्राप्तियों के नाम से जानते हैं। अब राजस्व प्राप्तियों के घटक। बच्चों राजस्व प्राप्तियों के कितने घटक हैं, कौन कौन से घटक हैं। एक, कर प्राप्तियां, बी, करेत्तर प्राप्तियां, सी, उपरोक्त दोनों, डी, उपरोक्त में से दोनों कोई नहीं। यानी कि कर से प्राप्ति और कर के अलावा जो दूसरी प्राप्तियां हैं। तो सही आंसर है बच्चों सी, उपरोक्त दोनों। कर प्राप्ति के बारे में भी मैं डिटेल से बता दूंगा और करेत्तर प्राप्तियों के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल से समझाने वाला हूं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि इकोनॉमिक्स में खुद पढ़ाऊंगा और इसकी जो दोनों बुकें हैं उन्हें मैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के हिसाब से बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं। और आपको जो कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर किया करें। और साथ ही आप जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहा करें, इससे हमारा मोरल अप होता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन कर प्राप्तियां हैं। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, स्टेट टैक्स या स्टेट ड्यूटी, उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। अब बच्चों इसमें मैं सारी की सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। बच्चों कस्टम ड्यूटी क्या होती है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, विदेश से आने वाले सामान पर और यहाँ से विदेश जाने वाले सामान पर जो टैक्स लगता है उसे बच्चों हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। अब बच्चों बात करेंगे एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी वो क्या होती है। आमतौर पर बिक्री या फिर बिक्री के लिए तैयार किए गए उत्पादों पर लगाई जाती है। मतलब एक्साइज ड्यूटी किन पर लगाई जाती है, या तो बिक्री हो या बिक्री के लिए तैयार किए गए उत्पाद हों। भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी के जरिए बड़े पैमाने पर रेवेन्यू जनरेट करती है, यानी आय इकट्ठा करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ का इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि जिस देश में एक्साइज ड्यूटी से जितना अधिक पैसा इकट्ठा किया जाएगा वह देश उतना ही शक्तिशाली और मालदार होगा, और जिस देश में एक्साइज ड्यूटी में जितना कम पैसा होगा वो देश उतना ही गरीब होगा। अब बच्चों है स्टेट ड्यूटी यानी संपत्ति शुल्क। स्टेट ड्यूटी का मतलब है संपत्ति शुल्क। जैसे आपका मकान है उस पर लगने वाला टैक्स, ज़मीन पे लगने वाला टैक्स, बड़ी बड़ी कारों पे लगने वाला टैक्स, ठीक है। इसके अलावा होता है सेल टैक्स। सेल टैक्स को कहते हैं बच्चों बिक्री कर। जैसा जीएसटी में लगने वाला 18% या 10% या 20%, तो ये जो है किस में कहलाता है, ये कहलाता है सेल्स टैक्स के अंदर। तो बच्चों मैंने इसमें इनकम टैक्स आप जानते हैं, इनकम पर लगने वाला टैक्स। कारपोरेशन टैक्स ये बिजनेसमैनों पर लगता है। स्टेट टैक्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आप जो है आराम से वीडियो को दोबारा भी रिवाइज करके सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है करेत्तर प्राप्तियां। मैंने बताया था कि दो तरह की प्राप्तियां हैं, एक तो कर प्राप्तियां और एक करेत्तर प्राप्तियां, यानी कि करों के अलावा जो प्राप्तियां होती हैं। ए शुल्क, बी जुर्माना, सी सरकारी उद्यमों से आय, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी,
उपरोक्त तीनों। अब बच्चों इन्हें समझ लेंगे। शुल्क सरकार द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान शुल्क कहलाता है। अगर जैसे जन्म प्रमाण पत्र चाहिए उसके लिए जो फीस होगी, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, निबंधन होगा उसके लिए जो फीस, पासपोर्ट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो ये फीस होती है इन्हें शुल्क कहते हैं। अब बच्चों उसके अलावा जुर्माना, जो कानून तोड़ने पर आर्थिक दंड के रूप में कानून तोड़ने वाले को सरकार को देना पड़ता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं? जुर्माना। इसके अलावा सरकारी उद्यमों से प्राप्त आय। और बच्चों ये सरकारी उद्यमों से प्राप्त आय क्या है? सरकार, आपको पता है कि सरकार की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, है ना, बहुत सारी कंपनियां, रेलवे, उससे जो प्राप्त होने वाली आय है वो भी करेत्तर प्राप्तियों में ही शामिल की जाती है। अब बच्चों एक वर्ड है एस चीट, ये बहुत ही खास है और पूछा जा सकता है। इससे अभिप्राय है सरकार की आय से है, उस आय से है जो उन लोगों की संपत्तियों से प्राप्त होती है। यानी कि किनसे? उन लोगों की संपत्ति से प्राप्त होती है जिनकी मृत्यु बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी को नियुक्त किए हो जाती है। यानी कि एस्टेट क्या है? अगर कोई व्यक्ति जिसके औलाद नहीं है और वो मर जाता है और उसने कोई अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सब सरकार की हो जाएगी। इसे बच्चों हम एस्टेट कहते हैं। जैसे अभी हमारे देश में जो मृत्यु हुई है वो हुई है दिलीप कुमार की, और दिलीप कुमार की बीवी सायरा बानो अभी जिंदा है। अगर किसी वजह से दिलीप कुमार तो गया हमारा, अब सायरा बानो भी मर जाए, इनके कोई औलाद तो है नहीं और कोई ये जो है कानूनी उत्तराधिकारी घोषित करे बगैर मर जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी और बच्चों हम इसे एस्टेट के नाम से जानते हैं। विशेष आंकन वह भुगतान जो सरकारी कार्यों के फलस्वरूप किसी संपत्ति में सुधार होने या उनके मूल्य में वृद्धि होने के कारण उनके मालिकों द्वारा सरकार को दिया जाता है। तो बच्चों इसे क्या कहते हैं? इसे विशेष अंकन कहते हैं। सरकारी उद्यमों से आय सरकार के प्रकारों के उद्यमों की मालिकों की है, जैसे रेलवे, बिजली पूर्ति, अनुदान, दान। बच्चों इसे कुछ आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सरकार ने सड़क बना दी, अब सड़क बनाने से, जैसा मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बना है, इस हाईवे से जो आना जाना है वो आसान हो गया है। यानी कि 50 मिनट में मेरठ पहुंच जाएंगे आप एक्सप्रेस हाईवे से। इससे पहले अगर आप गाज़ियाबाद होते हुए जा रहे थे तो गाज़ियाबाद होते हुए जाने का मतलब ये था कि 4 से 5 घंटे आपके मेरठ जाने में आराम से खर्च हो जाते थे। अब इस रास्ते के कम होने के कारण, जब ये रास्ता आने जाने वाला कम हो गया है तो इस टाइम कम हुआ तो तेल भी कम लगेगा, तो उसके बदले में सरकार जो है टोल टैक्स लगा देती है, या मकान उसे जो मालिक होता है कंपनी वाला उसको जो आमदनी होती है उसमें से कुछ अंश जो है सरकार ले लेती है। इसे बच्चों विशेष अंकन के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन कौन करों के प्रकार हैं, यानी कि कौन कौन से इनमें टैक्स के टाइप हैं, किस किस टाइप के टैक्स होते हैं? ए प्रगतिशील कर तथा प्रतिगामी कर, मूल्य अनुसार तथा विशिष्ट कर, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, प्रत्यक्ष और उपरोक्त तीनों। ठीक है बच्चों, अब मैं इन सारे करों को आपको डिटेल से समझा देता हूं। पहला है बच्चों प्रगतिशील कर। वह कर प्रणाली है जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ती है। ये प्रणाली हमने अपना रखी है। आपको पता है जिनके 3 लाख तक की आमदनी है उन्हें कोई कर नहीं, 3 लाख से ऊपर वाले आमदनी वालों को 10 लाख तक 10% टैक्स देना पड़ता है, और 10 लाख से 30 लाख तक के लोगों को 20% टैक्स देना पड़ता है, और 20 लाख से जिनकी आमदनी ज़्यादा है, या वो 30 लाख से जिनकी आमदनी ज़्यादा है उन्हें 30% टैक्स देना पड़ता है। यानी इस कर को प्रगतिशील कर कहते हैं। बच्चों प्रतिगामी कर वह कर प्रणाली जिसमें करों की दर आय में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। जैसे किसी आदमी की 1 अरब आय है तो अगर वो 10% दे रहा था तो जब उसकी आय 5 अरब थी तो उसकी 20% हो सकती है या और भी बढ़ सकती है। तो प्रतिगामी कर प्रगतिशील कर का उल्टा है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी कर की दर घट जाएगी। अगला है बच्चों मूल्य वृद्धि कर, वैल्यू एडिड टैक्स। वह कर है जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। किसी उत्पादन के मूल्य तथा मध्यवर्ती मूल्य के अंतर को मूल्य वृद्धि कहते हैं। बच्चों
ये कर ऐसे लगाया जाता है जैसे किसी वजह से आटा, एक कंपनी है जो बिस्किट बनाती है, तो सबसे पहले वो उसने आटा खरीदा, तो आटा कंपनी ने टैक्स, जब आटे की बोरी बनाई थी उसने अपना कर वहीं पर भुगतान कर दिया था। उसके बाद वो बिस्किट वाले पे आई, तो बिस्किट वाले ने जब बिस्किट बनाया तो अब उसमें बिस्किट बनाने की लागत पर कर लगेगा, ना कि उस आटे की कीमत पर भी कर लगेगा। तो इस तरह के जो कर होते हैं उन्हें बच्चों मूल्य वृद्धि कर कहते हैं। अब बच्चों विशिष्ट प्रणाली कर। अब बच्चों ये विशिष्ट प्रणाली कर क्या है? जब किसी वस्तु पर उसकी इकाई, आकार या तौल के अनुसार कर लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट कर कहते हैं। विशिष्ट कर का मतलब ये है, जैसे मान लो आपके पास जो कोई एक चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल, मान लो कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल पे लग रहा है, हर बोतल पे अलग अलग लग रहा है कि भाई एक इकाई पर 5 रुपये, अगली इकाई पे भी 5 रुपये, या तोल पे लगाया जाता है कि एक बार आप तोल लेंगे तो इस पे आपको 5 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, तो इसे हम विशिष्ट कर कहते हैं। अब बच्चों अगला कर के बारे में बात करेंगे। प्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जिससे उसका भार उठाना पड़ता है। मान लो सपोज करो मुझ पे जो कर लगा, जो प्रत्यक्ष कर, और उसका भुगतान भी मुझी को करना पड़े, ऐसे करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे आयकर, मैंने 30 लाख रुपए आमदनी है तो मुझे 10% देना है या 20% देना है, तो ये डायरेक्ट मुझे देना पड़ेगा, इसको मैं किसी और पर भी नहीं टाल सकता। तो ऐसे कर को बच्चों प्रत्यक्ष कर कहते हैं। निगम कर, जैसा आपका घर किसी गली में है और वहाँ साफ सफाई का इंतज़ाम नगर निगम कर रही है तो आपको हाउस टैक्स देना पड़ेगा, हाउस टैक्स का आप किसी और पर नहीं वो कर सकते। उपहार कर, अगर किसी ने आपको कार गिफ्ट में की तो उस कार के ऊपर जो टैक्स होगा वो तुम्हें खुद को देना पड़ेगा। इसके अलावा संपत्ति कर, आपकी प्रॉपर्टी पे जो लगने वाला संपत्ति कर है वो भी आपको ही भुगतान करना पड़ेगा, इसका भार आप किसी पे नहीं टाल सकते। अगला फैक्ट है अप्रत्यक्ष कर, वे कर जिनका प्रारंभिक भार या कराधान जिस व्यक्ति पर पड़ता है परंतु उस भार को वह दूसरों पर टालने में सफल हो जाता है, ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे मैं एक किसी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आता हूँ, तो जिससे मैं थोक के व्यापारी से टैक्स बोतल लेकर आया था उसने मेरे से काट लिया टैक्स, वो ऊपर कंपनी से लेकर आया था तो कंपनी ने वो टैक्स उस पर लगा दिया थोक के व्यापारी पे, थोक के व्यापारी ने रिटेल वाले पे लगा दिया। अब रिटेल वाले ने क्या काम किया, वो कर उपभोक्ता से वसूल कर लिया, वो पैसा उसके खाते में लगा दिया। जैसा लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, उसने लैपटॉप बनाया, उसके बाद उसने किसी थोक के व्यापारी को बेच दिया तो उस पर टैक्स लगा के थोक के व्यापारी को दे दिया, थोक के व्यापारी ने टैक्स लगा कर रिटेलर को बेच दिया और रिटेलर ने उस टैक्स का भुगतान जो है किससे करा लिया, कस्टमर से करा लिया। तो ऐसा कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत प्राप्तियों की विशेषताएं हैं? पूंजीगत प्राप्तियां जो उनकी क्या विशेषताएं हैं? इन प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न होती है, यानी कि ये जो प्राप्तियां हैं इनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है और इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियां कम होती हैं, यानी कि ये जो प्राप्तियां इनसे सरकार की प्राप्तियां जो संपत्ति है वो कम होती है। उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर है बच्चों सी, उपरोक्त में से दोनों। वह मौद्रिक प्राप्ति जिससे सरकार की देयता उत्पन्न होती है, यानी कि सरकार को कुछ चुकाना पड़ेगा या उसकी परिसंपत्ति कम हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी कम हो जाए, ऐसी प्राप्ति को बच्चों पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। अब बच्चों पूंजीगत प्राप्तियां कौन कौन सी हैं? ऋण की वसूली, उधार तथा अन्य देयता, अन्य प्राप्तियां, उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। अब बच्चों मैं इसको समझा देता हूं आपको पूरी डिटेल के साथ। पहला ऋण की वसूली, सरकार द्वारा दिए गए ऋण उसकी परिसंपत्तियां हैं, इसलिए ऋण की वसूली के कारण सरकार की परिसंपत्तियां कम होगी। सरकार का 1 करोड़ रुपए उधार में पड़ा है, अब उसने क्या काम किया, इस बजट में उन 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए लेके यूज कर लिया तो उसकी परिसंपत्ति कम हुई नहीं, अब उसका उधार में 50 लाख रुपए रह गया। तो पहली तो है उसका ऋण की वसूली, ठीक है। दूसरा है उधार और अन्य देयता। बच्चों जो सरकार के पास उधार देने के कारण परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, लेकिन उधार लेने से देयता उत्पन्न होती है। अगर उसने उधार दिया है तो उसकी परिसंपत्ति बढ़ी, प्रॉपर्टी बढ़ी कि भाई लोगों के पास इतना रुपया उधार में पड़ा, लेकिन अगर वो उधार ले
तो उधार लेने से उसकी क्या होगी, देयता उत्पन्न हो जाएगी। देयता उत्पन्न होने का मतलब है उसे लोगों को पैसा चुकाना पड़ेगा, जो पैसा जो है उसकी परिसंपत्ति उससे कम हो जाएगी। अब उधार लेने के कारण जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे पूंजीगत प्राप्तियां माना जाता है। और बच्चों, सरकार की जो ऋण लेने के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? मुख्य तौर पर सरकार के ऋण लेने के 3 ही स्रोत हैं। सामान्य जनता पब्लिक से ऋण लेती है। वो पब्लिक से ऋण कैसे लेती है? पब्लिक का पैसा बैंकों में जमा होता है, वो बैंकों से ले लेती है। दूसरा, मैंने आपको ऊपर बताया था, भारतीय रिजर्व बैंक से भी ऋण लेती है। और भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ से ऋण देता है? नोट छाप कर ऋण देता है। इसके अलावा शेष विश्व से अन्य प्राप्तियां। बच्चों, शेष विश्व से अन्य प्राप्तियां क्या हैं? शेष विश्व से, अब बच्चों शेष विश्व से क्या करता है? सरकार उधार ले लेती। जापान से उधार ले लिया, विश्व बैंक से उधार ले लिया, सऊदी अरब से उधार ले लिया, या अमेरिका से उधार ले लिया, या रसिया से उधार ले लिया। तो ये जो विदेशों से लिया गया उधार है ये भी उसमें ही शामिल है। और बच्चों, अन्य प्राप्तियों में ये बहुत ही खास है, आप इसे समझ लीजिएगा। अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत विनिवेश जैसी मदों को शामिल किया जाता है। बच्चों, ये विनिवेश क्या है? विनिवेश है सरकार द्वारा अपनी कंपनियों, अपनी प्रॉपर्टी को बेचना या उसकी हिस्सेदारी को बेचना विनिवेश कहलाता है। विनिवेश से अभिप्राय सरकार द्वारा अन्य लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अंशों की बिक्री से है। जैसे आपको पता है कि मारुति भारत सरकार का एक उद्यम था, तो सरकार ने क्या काम किया? मारुति कंपनी को शेयर बेच दिए और उसकी हिस्सेदारी बेच दी। और अब आप कभी देखे होगी तो मारुति के साथ साथ सुजुकी लिखा होता है, मारुति सुजुकी। सुजुकी कंपनी जापान की है। तो सरकार ने मारुति में क्या किया? विनिवेश किया, यानी कि अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को दे दिया। जैसे भारत की जो अब रेल